नमस्कार साथियों, मैं अर्पिता शर्मा आपकी इंग्लिश टीचर और स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट के 4th चैप्टर की पोम जिसका नाम है अमांडा। स्टूडेंट्स, इसके फर्स्ट पार्ट में हम पोम को पढ़ चुके हैं, उसका एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। आज इस पार्ट में हम करेंगे इस पोम से जुड़े सभी क्वेश्चन आंसर और साथ ही साथ में देखेंगे कि इस पोम के अंदर कौन कौन से जो आपके पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। ये है आपकी पोम और सबसे पहला आपका पोएटिक डिवाइस है स्टूडेंट्स एनाफोरा। एनाफोरा होता है रिपीटेशन ऑफ द सेम वर्ड। जब एक किसी पोम में बार बार जो एक वर्ड है उसका क्या हो, रिपीटेशन हो, वहां पर आपका होता है एनाफोरा। जैसे कि इस पोम में स्टूडेंट आपका डोंट, डोंट और डिड ये जो वर्ड्स है ये बार बार क्या हुए हैं, रिपीट हुए हैं। तो याद रखेंगे आपका पहला पोएटिक डिवाइस है एनाफोरा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन जब आपकी कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन की जो साउंड है वो बार बार रिपीट हो स्टूडेंट, तो वहां पर आपका होता है एलिट्रेशन। ठीक है, यहाँ पर इस पोम में आपका एलिट्रेशन कहां पर यूज हुआ है, देखिए, स्टॉप स्लाउचिंग, सिट स्ट्रेट, स्टॉप स्लंकिंग। इन सभी वर्ड्स में क्या है, एस की जो स की जो साउंड है वो बार बार क्या हुई है, रिपीट हुई है। और आप जानते हैं कि एस आपका क्या है, आपका एक कॉन्सोनेंट है यानी कि एक व्यंजन है। चले जी आगे, नेक्स्ट देखिए आपका है रिपीटेशन। रिपीटेशन यानी कि जब एक वर्ड बार बार रिपीट हो वहां पर आपका होता है रिपीटेशन। तो यहाँ पर अमांडा जो वर्ड है स्टूडेंट वो आपकी लगभग हर ही लाइन में क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। एनाफोरा और रिपीटेशन में फर्क क्या होता है, क्या डिफरेंस है इन दोनों में, तो देखिए, जो एनाफोरा होता है वो वर्ड के लाइन के स्टार्टिंग, वाक्य के स्टार्टिंग में जो वर्ड बार बार रिपीट होते हैं वहां पर आपका होता है एनाफोरा। और रिपीटेशन जो है स्टूडेंट वो आपका पूरी पोम में कहीं पर भी हो सकता है। फिर से समझेंगे, एनाफोरा का मतलब क्या है, जब आपकी पोम में किसी भी, मान लीजिए ये क्या है, आपकी 3 सेंटेंसेस हैं, 3 पंक्तियां हैं, 3 लाइंस है। यहां पर जब एक वर्ड बार बार रिपीट होगा तो ये आपका कहलाता है एनाफोरा। लेकिन अगर इन लाइंस में कहीं पे भी एक वर्ड जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए एक अमांडा यहाँ पे यूज हुआ, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इन तीनों में ही आपका क्या होगा, रिपीटेशन होगा। आई होप आपको समझ में आया। चलिए जी, नेक्स्ट है आपका मेटाफर। मेटाफर यानी क्या होता है, जब एक चीज की तुलना दूसरे चीज से की जाती है तो वहां पर क्या होता है, आपका मेटाफर यूज होता है। जैसे कि इस पोम के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि पन्ने के रंग का क्या है, समुद्र है यानी कि एमरल्ड सी। साइलेंस को कैसा बताया था, गोल्डन बताया था, यानी कि गोल्ड के समान चमकती हुई क्या है, साइलेंस है, चुप्पी है। इसी तरीके से फ्रीडम इज स्वीट, फ्रीडम कैसी है, प्यारी है। तो फ्रीडम का कंपैरिजन किससे है, स्वीट से है। ठीक है, मिठास से है या ये कह लीजिए प्यारी से है। ठीक है, इसी तरीके से साइलेंस का कंपैरिजन किससे है, गोल्डन से है। और सी का कंपैरिजन किससे है, एमरल्ड से है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिर है आपका एल्यूजन। एल्यूजन यानी होता है जब आप इनडायरेक्टली किसी व्यक्ति का, किसी चीज का रेफरेंस दे देते हैं तो वहां पर आपका पोएटिक डिवाइस यूज होता है एल्यूजन। जैसे आपको याद हो, जब अमांडा बहुत सारी डांट से स्टूडेंट थक जाती है ना, परेशान हो जाती है, छोटी सी तो बच्ची है, जब बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है तो वो क्या बनना चाहती है, कभी तो समुद्र के अंदर जाकर एक मरमिट बनना चाहती है और कभी एक डिज्नी का कैरेक्टर रेफेंजल बनना चाहती है जो कि अकेले एक टार के अंदर रहना चाहती है। तो यहाँ पर ये जो 2 कैरेक्टर्स हैं स्टूडेंट्स, मरमिट और रेफेंजल, यहाँ पर इनका क्या दिया गया है, इनडायरेक्टली रेफरेंस दिया गया है, जिससे आपको पता चलता है कि इस पोम के अंदर क्या यूज हुआ है, एल्यूजन यूज हुआ है। उसी के साथ में लास्ट है हमारा इस पोम की राइम स्कीम, जो कि है ए बी ए सी सी सी। इसी के साथ में हमने इस पोम से जुड़े सभी पोएटिक डिवाइस जो हैं वो कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको समझ में आए होंगे और आप एक बार फिर से इनको पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो देखिए पहला सवाल, हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमांडा इज। आपको क्या लगता है कि अमांडा कितने साल की होगी। तो आप मुझे एक बात बताइए, आप कितने साल के थे जब आपके जो पेरेंट्स थे वो आपको होमवर्क के लिए
चीजों को साफ रखने के लिए, सही से बैठने के लिए, इधर उधर ना जाने के लिए, इन सभी चीजों के लिए समझाते थे या फिर थोड़ा सा कभी कभी डांट भी देते थे। तो लगभग जब हम 9, 10, 11 साल के होते हैं तभी पेरेंट्स हमें क्या करते हैं, ज्यादा इन चीजों के बारे में बताते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि अमांडा भी क्या होगी, इतने ही साल की होगी। हाउ डू यू नो दिस? आपको ये कैसे पता है कि अमांडा जो है वो 9 से 10 साल के बीच में होगी? तो मैंने आपको अभी बताया कि लगभग इतने साल में ही पेरेंट्स हमें क्या करते हैं, ये सारी चीजें सिखाते हैं कि चॉकलेट मत खाओ, दांत खराब हो जाएंगे, पिंपल्स आ जाएंगे, है ना, मिट्टी में मत खेलो, ये मत करो, वो मत करो, होमवर्क टाइम पे करो। तो ये सारी चीजें लगभग हमें इसी एज में सिखाई जाती हैं। चलिए देखिए आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे। अमांडा इज मोस्ट लाइकली अराउंड 9 और 10 years old. अमांडा लगभग 9 से 10 साल की होगी। We can tell this, हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि अमांडा कितनी होगी, 9 से 10 साल के बीच में होगी। कैसे कह सकते हैं? Because she is being told to do things like homework and keeping things tidy. क्योंकि कैसे कह सकते हैं हम, क्योंकि उसे कुछ चीजें करने को कहा जा रहा है। कौन सी चीजें, कौन से काम, जैसे कि होमवर्क, अपने सामानों को साफ रखना, which are things expected of kids in early elementary school. ये जो सारी चीजें हैं ये बच्चों से जब वो स्कूल में होते हैं, छोटी क्लास में होते हैं, तभी उनसे क्या की जाती है, एक्सपेक्ट की जाती है, तभी उनसे उम्मीद की जाती है कि बच्चे ये सारी चीजें समझे और ये सारी काम करें। It also sounds like her parents are teaching her good manners. ऐसा भी हमें समझ में आता है स्टूडेंट इस पोम को पढ़ने के बाद कि उसके, अमांडा के जो पेरेंट्स हैं वो उसे क्या कर रहे हैं, अच्छे मैनर्स सिखा रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि वो क्या कर ले, धीरे धीरे अच्छे मैनर्स सीख ले। विच इज कॉमन फॉर दिस एज ग्रुप, जो कि एक सामान्य सी बात है इस उम्र के बच्चों को लेकर। मैंने आपको कहा कि लगभग इसी उम्र में क्या होता है, पेरेंट्स हमें अच्छी अच्छी चीजें सिखाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर? आपको क्या लगता है कि उससे कौन बात कर रहा है, यानी कि अमांडा से कौन बात कर रहा है, कौन उसको ये सब सिखा रहा है? तो मैंने जब आपको पोम पढ़ाई थी स्टूडेंट, मैंने आपको तब भी कहा था कि हो सकता है कि यहाँ पे जो उसकी मदर है वही उसे ये सारी चीजें सिखा रही हो, क्योंकि किसी भी बच्चे की सबसे पहली टीचर कौन होती है, उसकी मदर ही होती है। तो इसका जवाब देखिए आप कैसे लिखेंगे। वन ऑफ हर पेरेंट्स इज स्पीकिंग टू हर, उसके पेरेंट्स में से कोई एक उससे बात कर रहा है, ये तो हम मान सकते हैं। प्रोबेबली इट कुड बी हर मदर, शायद वो उसकी माँ भी हो सकती है। वी थिंक दिस, हम ऐसा सोचते हैं। क्या सोचते हैं कि वो उसकी माँ हो सकती है? क्यों सोचते हैं भाई? बिकॉज इट्स अ general perception that children are taken care of by their mothers at home. क्योंकि ये एक सामान्य सी धारणा है कि बच्चों की जो केयर है वो उनकी माँ के द्वारा की जाती है जब बच्चे घर पर होते हैं। एंड मदर इज द फर्स्ट टीचर फॉर अ चाइल्ड, और किसी भी बच्चे के लिए, या फिर आप ये कह लीजिए एक बच्चे के लिए एक माँ ही उसकी क्या होती है, सबसे पहली टीचर होती है ना। मम्मियाँ ही तो हमें सिखाती है कि ढंग से बैठना है, बड़ों के पैर छूने हैं, बड़ों को ग्रीट करना है, नमस्ते करना है, स्माइल से सबसे बात करनी है, चिड़चिड़ाना नहीं है। ये सारी चीजें हमें सबसे पहले घर में किसने सिखाई थी? मुझे तो मेरी मदर ने सिखाई थी। आप लोग बताइए आपको किसने सिखाई थी? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Why are stanzas 2, 4 and 6 given in parenthesis? parenthesis यानी होता है ब्रैकेट्स में। तो आपके जो स्टेंजा 2 था, 4 था, 6 था, ये आपको ब्रैकेट्स में क्यों दिए गए थे? याद है हमने ब्रैकेट्स में पढ़े थे, तो क्यों दिए गए थे स्टूडेंट्स? आपको याद हो तो मैंने आपको पोएम पढ़ाते हुए भी बताया था कि ये सब क्या है, आफ्टर थॉट्स हैं, यानी कि डांट खाने के बाद एक बच्चे के दिमाग में क्या क्या चल रहा है वही हमें बताया गया है कि अमांडा क्या सोच रही होगी। तो इसीलिए ये जो सारे स्टेंजास हैं ये अमांडा सोच रही है, इसीलिए ब्रैकेट्स में दिए गए थे। तो इसका जवाब देखिए आप कैसे लिखेंगे। Parenthesis is a remark that is added as an explanation or afterthought into a passage. Parenthesis क्या होता है स्टूडेंट्स? ये एक प्रकार का, मान लीजिए एक व्याख्या होती है या फिर विचार होते हैं जो कि एक पैसेज के अंदर दिए जाते हैं। So in stanzas 2, 4 and 6, parenthesis is used to describe the reaction of the child Amanda towards her mother's continuous nagging.
तो जो स्टेंजास है स्टूडेंट्स 2, 4 एंड 6, ये पैरेंथेसिस यानी कि कोष्टक में ब्रैकेट्स में आपको किस लिए दिए गए हैं? ये बताने को दिए गए हैं कि अमांडा का क्या रिएक्शन है, जो भी उसकी माँ से उसको लगातार जो डांट पड़ रही है उस पे अमांडा का क्या रिएक्शन है, यही बताने के लिए आपको ये ब्रैकेट्स किस में दिए गए हैं, सॉरी ये जो वर्ड्स हैं ये किस में दिए गए हैं? ब्रैकेट्स में दिए गए हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज द स्पीकर इन स्टेंजास 2, 4 एंड 6? आपको क्या लगता है कि ये स्टेंजा 2, 4, 6 में जो स्पीकर है, बोलने वाला है, वो कौन है? हमने पीछे ही पढ़ा कि कौन है, ये सब कौन कह रहा है? अमांडा कह रही है। डू यू थिंक दिस स्पीकर लिसनिंग टू द स्पीकर इन स्टेंजास 1, 3, 5 एंड 7? क्या आपको लगता है कि ये जो स्पीकर है कौन? जो कि अमांडा है ना, जो कि अपने मन में क्या कर रही है? बहुत सारी चीजें सोच रही है, उसके दिमाग में बहुत सारी इमेजिनेशन चल रही है। और स्टेंजास स्टूडेंट याद रखेंगे 1, 3, 5 और 7 में कौन बात कर रहा है? उनकी मदर बात कर रही है, ठीक है। और यहाँ पर कौन बात कर रहा है? अमांडा बात कर रही है। तो क्या कुल मिलाकर ये बात है कि क्या आपको लगता है कि अमांडा अपनी मदर की बातों को सुन रही है? तो क्या ऐसा लगता है? नहीं, क्योंकि अगर वो सुन रही होती तो वो अपने मन में और बहुत सारी इमेजिनेशन नहीं बना रही होती। उधर उसकी मदर जो है वो उसको डांट रही है और इधर ये अपनी इमेजिनेशन में क्या है? बिल्कुल खोई हुई है। तो इसका आंसर देखिए आप कैसे लिखेंगे। The speaker in stanzas 2, 4 and 6 is Amanda herself. जो स्पीकर है, बोलने वाला है स्टूडेंट्स इन स्टेंजास में, वो कौन है? अमांडा खुद ही है। We think that she is not listening to what her mother says in stanzas 1, 3, 5, 7. हमें नहीं लगता कि वो सुन रही हैं जो कुछ भी उनकी माता कह रही हैं स्टेंजास इन सब में 1, 3, 5 एंड 7 में। She is completely lost in her own thought. वो पूरी तरीके से अपने विचारों में खोई हुई है and dreams, और अपने सपनों में खोई हुई है। She imagines herself as a mermaid, an orphan and Rapunzel. वह अपने आप को किस किस में कल्पना करती है? मतलब वो क्या क्या बनना चाहती है अपनी कल्पनाओं में? कभी अपने आप को एक मरमेड समझती है, जलपरी समझती है, कभी अनाथ बन जाती है और कभी एक डिज्नी कैरेक्टर रेपेंजल बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। What could Amanda do if she were a mermaid? अगर अमांडा एक मरमेड होती, जलपरी होती, तो वो क्या करती? वो अकेले क्या करती? धीरे धीरे उस पूरे समुद्र में चक्कर काटती रहती, अकेली वो उस समुद्र के अंदर रहना चाहती थी। तो इसका आंसर देखिए आप कैसे लिखेंगे। इफ अमांडा वर अ मरमेड, अगर अमांडा क्या होती? एक मरमेड होती, एक जलपरी होती, she could spend her days drifting peacefully on the beautiful green waves of the ocean. तो वो क्या करती? She could spend her days, तो वो अपने दिन बिता सकती थी। कैसे बिता सकती थी? Drifting peacefully on the beautiful green waves. क्या कह रहे हैं कि अगर अमांडा एक जलपरी होती स्टूडेंट, तो वो क्या करती? वो अपने दिन बिता सकती थी। कैसे? धीरे धीरे शांति से उस हरे हरे ओशन की वेव्स कैसी होती है? ग्रीन होती हैं, ठीक है। एमरल्ड जैसा कहा गया था ना, उस सी को, उस समुद्र को कैसा कहा गया था? पन्ने के रंग का कहा गया था। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि उस सुंदर से हरे कलर की जो लहरें थी उस ओशन की, उस पर वो क्या करती? शांति से धीरे धीरे ड्रिफ्ट करती, यानी कि धीरे धीरे चलती रहती। ऑल अलोन इन दिस अंडर वाटर वर्ल्ड, कैसी होती? इस समुद्र के नीचे जो वर्ल्ड है, दुनिया है, उसमें एकदम अकेली होती। शी वुड बी फ्री एंड हैप्पी, वो फ्री होती, आजाद होती और खुश होती। जस्ट लाइक शी इमेजिन्स अ मरमेड टू बी, जैसा कि वो कल्पना करती है कि एक मरमेड, एक जलपरी जो होती है, वो कैसी होती है? एकदम फ्री होती है, एकदम हैप्पी होती है। तो वो क्या होती? वो भी बिल्कुल ऐसी ही होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इज अमांडा एन ऑर्फन? क्या अमांडा अनाथ है? तो नहीं, वो बिल्कुल अनाथ नहीं है, बल्कि वो इमेजिन कर रही हैं कि अगर वो अनाथ होती तो उनको ये सारी जो डांट है वो नहीं सुननी पड़ती। Why does she say so? वो ऐसा क्यों कहती हैं कि वो अनाथ है? तो मैंने अभी आपको बताया क्यों कहती है,
क्योंकि बच्चे क्या हो जाते हैं, डांट खा खा के थोड़े से परेशान हो जाते हैं ना, थोड़े से उनको बुरा लगता है डांट खा के। इसीलिए वो सोच रही है कि अगर मेरे कोई पेरेंट्स नहीं होते तो मैं क्या करती, मैं रोड पर घूमती नंगे पैर, डस्ट से क्या बनाती, पैटर्न्स बनाती, आकृतियां बनाती। इसीलिए वो अपने आप को क्या मान रही है, ऑर्फन मान रही है, या आप कह सकते हैं इमेजिन कर रही हैं। तो इसका जवाब देखिए आप कैसे लिखेंगे। नो, अमांडा इज नॉट एन ऑर्फन, कि अमांडा क्या नहीं है, अनाथ नहीं है। शी सेज सो, वो ऐसा कहती है, क्यों कहती है, बिकॉज शी इज डिप्रेस्ड बाय द कॉन्टिन्यूअस स्कॉल्डिंग बाय हर पेरेंट्स, क्योंकि वो बहुत ज्यादा निराश हो गई हैं, जो लगातार उनको डांट पड़ रही है अपने पेरेंट्स से, अपनी पेरेंट्स की लगातार डांट से वो क्या हो गई हैं, थोड़ी सी परेशान हो गई हैं। Therefore, इसीलिए she feels that, वो ऐसा महसूस करती हैं कि it would have been much better and peaceful if she would have been an orphan। तो वो ऐसा महसूस करती हैं, क्या महसूस करती हैं, कि ये बहुत ही ज्यादा शांतिपूर्ण और बहुत ज्यादा अच्छा होता अगर वो क्या होती, एक ऑर्फन होती, who would roam freely in the street, जो कि एकदम आजादी से क्या करती, सड़कों पर घूमती, रोम करती। Being an orphan is just her imagination, just as being a mermaid or Rapunzel। एक अनाथ होना बिल्कुल उनकी कल्पना ही है, जैसे कि उन्होंने कल्पना की थी एक मरमेड की और एक रेफेंजल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डू यू नो द स्टोरी ऑफ रेफेंजल, क्या आप रेफेंजल की जो कहानी है स्टूडेंट्स वो जानते हैं। तो आप बिल्कुल जानते होंगे, क्योंकि मैंने आपको जब एक्सप्लेनेशन कराई थी तब मैंने आपको बताई भी थी। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, रेफेंजल क्या होती है, एक बहुत सुंदर सी लड़की होती है जिसके गोल्डन कलर के बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं। अब उसे एक दिन एक चुड़ैल क्या करती है, किडनैप कर लेती है और एक टावर में जाके बंद कर देती है। और वहां से वो चुड़ैल क्या करती थी, उसके यानी कि रफेंजल के बालों के थ्रू क्या करती थी, उनके सहारे ऊपर चढ़ के टावर में आती थी। यानी कि वो जो रफेंजल थी वो अपने बाल नीचे लटका देती थी और वो चुड़ैल उन पे चढ़ के, जैसे कि रस्सी पे चढ़ते ना, बिल्कुल वैसे उन पर चढ़ के टावर के अंदर आ जाती थी। Why does she want to be a Rapunzel? जो अमांडा है वो रेफेंजल क्यों बनना चाहती है, क्योंकि वो फ्री रहना चाहती है। कैसा रहना चाहती है, फ्री रहना चाहती है, पेरेंट्स से दूर रहना चाहती है, शांति भरे टावर में रहना चाहती है। इसीलिए वो क्या बनना चाहती है, रेफेंजल बनना चाहती है। तो इसका जवाब देखिए आप कैसे लिखेंगे। द स्टोरी ऑफ रेफेंजल इज ऑफ गर्ल, एक लड़की की कहानी है, हु इज कैप्चर्ड बाय एन ओल्ड विच इन अ टार, जिसे एक चुड़ैल के द्वारा एक टार में क्या कर लिया जाता है, बंद कर लिया जाता है। द ओल्ड विच क्लाइम्स अप द टार विद द हेल्प ऑफ रेफेंजल्स वेरी लॉन्ग हेयर, और वो जो बूढ़ी चुड़ैल होती है वो क्या करती है, टावर पे क्लाइम करती है, ऊपर चढ़ती है। कैसे चढ़ती है, रेफेंजल के जो बहुत बहुत लंबे बाल हैं उनकी मदद से वो चुड़ैल क्या करती है, ऊपर टावर के अंदर चढ़ जाती है। which she let down for through a window of the tower, जिसे रेफेंजल क्या करती है, नीचे लटका देती है टार की खिड़की से, जिसके थ्रू वो क्या करती थी, वो जो बूढ़ी चुड़ैल थी वो ऊपर आ जाया करती थी। अमांडा wants to be रेफेंजल, अमांडा रेफेंजल बनना चाहती है। क्यों बनना चाहती है, so that she would be far away from her parents, क्योंकि वो क्या करना चाहती है, वो अपने पेरेंट्स से बहुत दूर जाना चाहती हैं। तो इसीलिए वो रेफेंजल बनना चाहती है, क्योंकि जब वो रेफेंजल बन जाएगी तो वो अपने पेरेंट्स से बहुत दूर चली जाएगी टार के अंदर। शी फील्स दैट, वो ऐसा महसूस करती हैं कि लाइफ इन दैट टार विल बी वेरी काम एंड शी मेक्स इट अ पॉइंट टू नेवर लेट हर हेयर डाउन फॉर एनी विजिटर। वो ऐसा महसूस करती हैं, अमांडा क्या महसूस करती हैं, कि जीवन जो होगा, लाइफ जो होगी उस स्टार के अंदर वो कैसी होगी, एकदम शांतिपूर्ण होगी। अब आप सोचेंगे क्यों, जब बाल लटका देती थी रेफेंजल तो जो बूढ़ी चुड़ैल है वो भी तो ऊपर चढ़ के आ जाती थी। तो यहाँ पर जो अमांडा है वो बहुत ही समझदार है और वो एक पॉइंट भी करती है। क्या करती है, वो क्या कहती है कि वो अपने बाल किसी के लिए भी नीचे नहीं लटकाएंगी ताकि कोई भी ऊपर ना आ सके। किसी भी विजिटर के लिए, किसी भी आने वाले के लिए वो तो अपने बाल नीचे लटकाएगी ही नहीं,
तो कोई ऊपर आ ही नहीं पाएगा और वो स्टार में क्या रहेंगी, बिल्कुल अकेली रहेंगी। शी इज सो फेड अप विद दिस स्कॉल्डिंग ऑफ हर पेरेंट्स, वो इतनी ज्यादा परेशान हो चुकी है अपने पेरेंट्स की डांट से, दैट शी वॉन्ट्स टू लिव ऑल अलोन इन दैट टार विथ नो वन टू टेल हर व्हाट टू डू। स्टूडेंट्स, वो अमांडा जो है वो इतनी ज्यादा परेशान हो गई है अपने पेरेंट्स की डांट से कि वो क्या करना चाहती है, वो स्टार के अंदर अकेले रहना चाहती है जहां पर उसे कोई भी ना बताए व्हाट टू डू, कि क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द गर्ल yearn फॉर? जो लड़की है यानी कि अमांडा है, वो किसकी लालसा करती है, उसको किसकी इच्छा है, तो किसकी है, फ्रीडम की। वो क्या होना चाहती है, फ्री होना चाहती है, यानी कि जो वो करना चाहे वो कर सके, बस उसे डांट ना पड़े। व्हाट डज दिस पोम टेल यू अबाउट अमांडा? आपको ये जो पोम है स्टूडेंट, कविता है, ये अमांडा के बारे में क्या बताती है, कि अमांडा क्या है, एक फ्री गर्ल होना चाहती है जो बिल्कुल भी डांट नहीं खाना चाहती है। तो इसका आंसर देखिए आप कैसे लिखेंगे, द गर्ल yearns फॉर फ्रीडम एंड पीस इन हर लाइफ। जो लड़की है वो किसकी लालसा करती है, फ्रीडम, स्वतंत्रता की और शांति की लालसा करती है अपने जीवन के अंदर। शी इज कॉन्स्टेंटली रिमाइंडेड ऑफ हर मिस्टेक, उसे बार बार लगातार उसकी गलतियों के ऊपर क्या करा जाता है, रिमाइंड कराया जाता है, यानी कि उसे बार बार उसकी गलतियां बताई जाती हैं। हर पेरेंट्स वांट हर टू बी अ वेल मैनर्ड एंड ओबीडियंट गर्ल। उसके जो पेरेंट्स हैं स्टूडेंट, वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वह एक वेल मैनर्ड बच्ची बने और एक आज्ञाकारी लड़की बने। अमांडा डज नॉट लाइक ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस एंड स्कॉल्डिंग। अमांडा को ये जितने भी निर्देश मिल रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं और जितनी भी डांट उसको खानी पड़ रही है, वो सब उसे अच्छी नहीं लगती है। किस बच्चे को अच्छी लगती है ना, स्कूल में अगर आपको डांट पड़ती होगी तो आपको भी अच्छा नहीं लगता होगा, डांट तो किसी को अच्छी नहीं लगती है। तो उसको भी, अमांडा को भी जितने भी निर्देश दिए जा रहे हैं, जो भी चीजें बताई जा रही है करने को, उसे वो अच्छी नहीं लग रही है और उसे डांट भी अच्छी नहीं लग रही है। शी टेक्स दीज इन अ वेरी नेगेटिव वे। ये जितनी भी चीजें हो रही है, यानी कि उसके पेरेंट्स उसे डांट रहे हैं, कुछ चीजें समझा रहे हैं, कुछ चीजें करने को कह रहे हैं, इन सभी चीजों को वो एक बहुत ही नकारात्मक तरीके से ले रही है एंड वॉन्ट्स टू रन अवे फ्रॉम ऑल दीज एंड हर पेरेंट्स। इसीलिए वो इन सभी चीजों से स्टूडेंट्स भागना चाहती है और अपने पेरेंट्स से भी भागना चाहती है, क्योंकि उसे क्या लग रहा है कि उसे बस टोका जा रहा है। उसके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर पेरेंट्स भी गलत नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि उनकी बच्ची कैसी हो, वेल मैनर्ड हो, आज्ञाकारी हो, ओबीडियंट हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रीड द लास्ट स्टेंजा। अब क्या करना है, लास्ट स्टेंजा को पढ़ना है। याद है उसमें क्या हो रहा था, उनकी मदद कह रही थी कि चिड़चिड़ापन बंद करो, तुम मूडी हो, और क्या कह रही थी कि सब क्या सोचेंगे, मैं तुम्हें डांटती रहती हूँ। डू यू थिंक अमांडा इज स्लंकिंग एंड इज मूडी? क्या आपको ऐसा लगता है कि अमांडा चिड़चिड़ी है और क्या है, मूडी है? तो क्या हमें ऐसा लगता है? नहीं, बच्चे क्या होते हैं, थोड़े से चिड़चिड़े हो ही जाते हैं। बच्चे समझदार तो होते नहीं है, सिंसियर नहीं हो सकते ना। तो बच्चे तो हमेशा कैसे रहते हैं, मूडी ही रहते हैं। हमेशा वो क्या करते हैं, अलग ही धुन में रहते हैं, है ना। उनका पता नहीं होता कब वो चिढ़ जाएंगे, कब वो हंसेंगे, कब वो रोएंगे। बच्चों में क्या होते हैं, बहुत सारे इमोशंस ट्रिगर होते रहते हैं। तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि अमांडा क्या है, बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ी है या फिर मूडी है। तो इसका जवाब देखिए आप कैसे लिखेंगे, नो आई थिंक अमांडा इज नाइदर स्लंकिंग नॉर मूडी। कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ना ही तो जो अमांडा है वो चिड़चिड़ी है, ना ही मूडी है। शी इज सिंपली नॉट हैप्पी विद हर सराउंडिंग्स। वो बस अपने आसपास की चीजों से क्या नहीं है, खुश नहीं है। और उनके आसपास चीजें क्या हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं जो उन्हें डांट रहे हैं, तो वो उस डांट से स्टूडेंट्स क्या नहीं है, खुश नहीं है। She often escapes to the world of daydreams. वो अक्सर ही क्या करती हैं, एक दुनिया में भाग जाती है। कैसी दुनिया, जहां वो दिन में ही क्या देखने लगती है, सपने देखने लगती हैं। वो एक ऐसी दुनिया में भाग जाती हैं, escape कर जाती हैं। When she comes back to the world of harsh reality, और जब वो इस दुख भरे से रियलिटी में वापस आती हैं, ये जो हार्श रियलिटी है उसके अंदर वापस आती है, she seems to be slunking and moody.
तब वो हमें कैसी प्रतीत होती हैं? वो चिड़चिड़ी और मूडी प्रतीत होती है। शी फील्स दैट, वो ऐसा महसूस करती है जैसे कि दैट शी इज नॉट फ्री एंड इज अंडर अ कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ ट्राइंग टू बी अ वेल बिहेव्ड गर्ल एज पर हर पेरेंट्स डिमांड। तो वो कैसा महसूस करती है स्टूडेंट्स? वो ऐसा महसूस करती हैं कि वह फ्री नहीं है, वो स्वतंत्र नहीं है और वह लगातार एक प्रेशर के अंदर है, जहां पर जो उनके पेरेंट्स हैं वो क्या डिमांड कर रहे हैं उनसे कि वो वेल बिहेव्ड लड़की बन जाए। वो कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूअसली इसी एक प्रेशर के अंदर है, इसीलिए वो थोड़ी सी क्या हो गई है? चिड़चिड़ी हो गई हैं। चलिए, आज हमारा ये जो पार्ट है वो यहीं पे कंप्लीट हो गया। थैंक यू।